आ गया मित्रों भारतीय विजन क्लासेस पर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को पूरा निचोड़ कर पढ़ेंगे। फिर देखते हैं एग्जामिनर वाले प्रश्न कहाँ से पूछते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक यानी कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ इसमें समाहित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा को प्रारंभ करने से पहले हम उन ग्रंथों को भी देख लेते हैं जिन ग्रंथों में इतिहास लेखन के स्रोत मिलते हैं। इसमें से पहली रचना है भक्तमाल। भक्तमाल की रचना 1585 ईस्वी में नाभादास ने किए थे। इसमें उन्होंने कुल 200 कवियों का उल्लेख किए हैं। तो इसे भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का यह भी एक स्रोत ग्रंथ है। उसके बाद देखिए जो प्रसिद्ध है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों की रचना काल 1568 ईस्वी है और इसके रचनाकार कौन है तो गोकुलनाथ हैं। इसके रचनाकार कौन है तो गोकुलनाथ हैं। अब इसमें क्या है तो 84 वैष्णव की वार्ता में गोकुलनाथ ने वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किए हैं। वहीं 252 वैष्णव की वार्ता में गोकुलनाथ ने विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किए हैं। अब गोकुलनाथ कौन थे तो गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे, वहीं वल्लभाचार्य विठलनाथ के पिता थे। तो कह सकते हैं कि ये पारिवारिक रिश्ता है और सभी का संबंध साहित्य से जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा 1718 ईस्वी में इसका रचना काल है और इसके रचनाकार कौन है तो रीति ग्रंथकार कालिदास त्रिवेदी हैं। वो कालिदास नहीं संस्कृत वाले, ये कालिदास त्रिवेदी हैं जो रीतिकालीन ग्रंथकार हैं। इसके बाद इस ग्रंथ में 212 कवियों का पद संग्रहित है। आगे यह ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का प्रेरक एवं आधार ग्रंथ है, क्योंकि शिव सिंह सेंगर ने कवियों का काल निर्णय एवं उदाहरण इसी ग्रंथ से लिए थे। इतना ही नहीं, ग्रियर्सन मिश्र बंधुओं ने भी कालिदास हजारा की सहायता ली थी। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा को हम प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा। सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा के प्रारंभकर्ता गारसा द तासी माने जाते हैं। यहाँ देखिए एक एक बिंदु को पढ़िए। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा के प्रारंभकर्ता फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी हैं। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत करने वाले कौन हैं तो फ्रेंच के विद्वान गारसा द तासी हैं। अगला बिंदु है गारसा द तासी को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। यानी गारसा द तासी को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं। हम इस क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के संपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हैं। अभी हम आपको उन महत्वपूर्ण तथ्यों को बता रहे हैं जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले किनको देखें तो गारसा द तासी को देखें। अब आगे देखिए शिव सिंह सेंगर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। यानी शिव सिंह सेंगर जो हैं गारसा द तासी के बाद दूसरे प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब यहाँ देखिए अगला बिंदु क्या है, शिव सिंह सेंगर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय विद्वान हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय विद्वान कौन हैं तो वे हैं शिव सिंह सेंगर। आगे देखिए शिव सिंह सेंगर ने अपनी साहित्य इतिहास ग्रंथ में सिर्फ हिंदी कवियों को ही स्थान दिया। शिव सिंह सेंगर ने अपनी इतिहास जो ग्रंथ था उनका साहित्य इतिहास ग्रंथ, उसमें उन्होंने सिर्फ हिंदी कवियों को ही स्थान दिया। हम इसको और भी बहुत ही डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आगे की स्लाइड में हम आपको एक एक इतिहास ग्रंथों को बताएंगे, सभी पर हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ हम आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को बता रहे हैं। अब आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। इस स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं जिनका यहाँ हम चर्चा किए हैं। यहाँ देखिए मिश्र बंधु, ग्रियर्सन,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा, बच्चन सिंह इत्यादि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं। ये जिनका हम अभी यहाँ पर जिनका नाम आपके सामने लेकर आए हैं, ये सभी हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार हैं। मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा, बच्चन सिंह इत्यादि सभी क्या हैं, तो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार हैं। आगे की स्लाइड में हम चलते हैं। आगे है इस तथ्य, इसमें है जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में सर्वप्रथम काल विभाजन जो करने वाले थे वे कौन थे, तो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। उसके बाद देखिए अगला स्लाइड, अगला बिंदु क्या है इसमें, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान क्या है, तो सर्वोच्च है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो स्थान है वो क्या है, सबसे सर्वोच्च है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। किनका, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। आगे चलते हैं। अब हम इस स्लाइड से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन जो परंपरा चला था वो प्रारंभ से लेकर सभी को देखेंगे। सबसे पहली रचना है, पहली रचना को हम देखते हैं। पहली रचना है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंडिये हिंदुस्तानी। पहली रचना क्या है, पहली जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है, तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंडिये हिंदुस्तानी। याद रखिएगा यह पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का। पहला जो इतिहास ग्रंथ है वह कौन सा है, तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंडिये हिंदुस्तानी। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक गारसा द तासी हैं। इसके लेखक कौन है, तो गारसा द तासी हैं। इसका रचना काल क्या है, यानी इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो यह जो रचना था, यह जो इतिहास जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का, यह दो संस्करण में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रथम संस्करण जो था वह 2 भागों में, प्रथम संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, तो 2 भागों में। पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग जो था 1847 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद इसी इतिहास ग्रंथ का दूसरा संस्करण भी आया जिसका रचना काल क्या है, 1871, और यह तीसरा भाग था। यानी कह सकते हैं कि यह जो इतिहास ग्रंथ है यह 2 संस्करण में इसका प्रकाशन हुआ। प्रथम संस्करण में 2 भाग थे, 1839 ईस्वी में प्रथम भाग, 1847 ईस्वी में द्वितीय भाग, और उसके बाद द्वितीय संस्करण आया तो 1871 ईस्वी में जो आया था वह इसका क्या था, तृतीय भाग था। तो यह हम कह सकते हैं कि इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंडिये हिंदुस्तानी 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ 3 भागों में है। पहला भाग कितना, 1839, दूसरा 1847, तीसरा 1871। 1839 और 1847 को प्रथम संस्करण के अंतर्गत रखा जाता है, वहीं 1871 में जो आया उसे द्वितीय संस्करण के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब देखिए इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंडिये हिंदुस्तानी की भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा थी फ्रेंच भाषा। कैसी भाषा थी, फ्रेंच भाषा थी। हम प्रारंभ में ही आपको बता दिए थे कि गारसा द तासी फ्रेंच के विद्वान थे, तो भाषा भी क्या थी, तो फ्रेंच भाषा थी। किसकी, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंडिये हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ की। यह कौन सी इतिहास ग्रंथ है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। भाषा क्या, फ्रेंच भाषा। उसके बाद देखिए पद्धति, कौन सी पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया था,
तो अंग्रेजी के वर्णानुक्रम पद्धति का, अर्थात कहने का मतलब है कि गारसा दत्तासी ने जब कवियों का इसमें विवरण देना प्रारंभ किया तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, यानी ये से जितने कवि का नाम है उनका एक जगह पर, बी से जितने कवि हैं उनका एक जगह पर, यानी उन्होंने जो पद्धति को अपनाया था वो अंग्रेजी के वर्णानुक्रम पद्धति था। आपको समझ में आ गया होगा। यानी अभी के समय में जो अल्फ़ाबेटिक्स बोलते हैं, ए से जिसका नाम है, बी से जिसका नाम है, सी से जिसका नाम है, उसी प्रकार गारसा दत्तासी ने भी अंग्रेजी के वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर ही कवियों का विवरण प्रस्तुत किए थे। इसके बाद देखिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। फ्रेंच भाषा में लिखित यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। याद रखिएगा, फ्रेंच भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो इस्तवार द ला लिटरेचर इंडिये हिंदुस्तानी। उसके बाद देखिए गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का। इसके बाद आगे चलते हैं, इस इतिहास ग्रंथ से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे भी हम देख लेंगे। तासी ने इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी के 72 कवियों को स्थान दिया था। यानी तासी ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ वो लिखे थे, उस ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का स्थान दिया, तो 72 कवियों का स्थान दिया। आगे है, तासी ने इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों का जीवन परिचय दिया है। यानी इस जो ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर इंडिये हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ में तासी ने कुल 738 कवियों का उल्लेख किए हैं। उन 738 कवियों में 72 कवि हिंदी के थे। 738 कवियों में 72 कवि क्या चुके थे, हिंदी के थे। बाकी कवि क्या चुके थे, तो बाकी जो कवि थे वे उर्दू के कवि थे। तो यहाँ देखिए तासी ने, अगला तथ्य क्या है, तासी ने इस ग्रंथ में केवल उर्दू और हिंदी कवियों का ही स्थान दिया। तासी ने इस ग्रंथ में केवल उर्दू और हिंदी कवियों को ही स्थान दिया। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य इस ग्रंथ से जुड़े हुए हैं, हम सबको आपके सामने लेकर आए, कुछ भी छोड़े नहीं हैं। इसलिए एक एक बिंदु को आप पढ़िएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए यह ग्रंथ कौन सा ग्रंथ, तो वही ग्रंथ गारसा दत्तासी का इस्तवार द ला लिटरेचर इंडिये हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ जो था ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस ग्रंथ को ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में, थोड़ा सा टाइपिंग अच्छा से नहीं हो पाया पर पेरिस पढ़ेंगे, पेरिस में मुद्रित किया गया। उसके बाद है गारसा दत्तासी ने इंदोई जो शब्द था वो हिंदी भाषा के लिए और हिंदुस्तानी जो शब्द था वो उर्दू के लिए प्रयोग किए थे। यानी तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो प्रयोग किए थे इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई, तो इंदोई हिंदी के लिए और इंदोई ये हिंदुस्तानी उर्दू के लिए प्रयुक्त किए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के इस ग्रंथ को हिंदी भाषा में अनुवाद कर हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 में प्रकाशन करवाया। यानी गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हैं। उसने इस ग्रंथ को किस नाम से अनुवाद किया, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास। कब इसका प्रकाशन करवाया, तो 1952 में। अब देखिए इस ग्रंथ की कुछ त्रुटियां हैं उसे भी हम देख लेते हैं। इस ग्रंथ की कुछ त्रुटियां क्या क्या हैं, तो इसमें काल विभाजन करने का प्रयास नहीं किया गया। आगे है इसमें साहित्य प्रवृत्तियों की चर्चा नहीं की गई। अगला है इसमें अंग्रेजी वर्णक्रम का पालन किया गया, अर्थात हम आपको बताए थे अंग्रेजी वर्णानुक्रम का पालन किया गया, जिससे यह हुआ कि जो कवि आदिकाल का है यानी प्रारंभिक काल का है, अगर उसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में अगर भी से हो, डब्ल्यू से हो तो वो बाद में चला जाता है, यानी जिस काल का है उस काल में वह नहीं रह पाता है। इसलिए अंग्रेजी वर्णानुक्रम जो पद्धति अपनाई थी वह इस साहित्य की एक
और भी महत्वपूर्ण त्रुटि मानी जाती है, क्योंकि जो कवि प्रारंभिक काल के हैं वे अगर वर्णानुक्रम के आधार पर रखा जाए तो जो जिसका नाम ए से है अगर वो कवि बाद का है तो उसका स्थान पहले आ जा रहा था, तो यह भी इसकी एक त्रुटि थी। आगे बढ़ते हैं, अब अगला महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ को देखते हैं। शिव सिंह सरोज, ये दूसरी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की इतिहास रचना है। सबसे पहले इसके रचनाकार, तो रचनाकार कौन है? तो शिव सिंह सेंगर। इसके रचनाकार कौन है? शिव सिंह सेंगर। इसके रचना काल क्या है यानी प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1883 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। आगे है हिंदी भाषा का यह प्रथम इतिहास ग्रंथ है। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो वह है शिव सिंह सरोज। इसकी पद्धति क्या थी? तो शिव सिंह सरोज की भी पद्धति अंग्रेजी के वर्णक्रम का ही इसमें भी पालन किया गया है। यानी यह भी पद्धति कैसी थी? तो अंग्रेजी के वर्णानुक्रम पद्धति इसमें भी थी। यानी गारसा द तासी ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में जिस पद्धति को अपनाया था उसी पद्धति को शिव सिंह सेंगर ने भी अपनाया और उन्होंने भी कवियों का जो उल्लेख किया वह वर्णानुक्रम के आधार पर ही किया। आगे है इस ग्रंथ में 1003 कवियों का उल्लेख है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में 1003 कवियों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं, आगे है शिव सिंह सरोज से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य। किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है। यह ग्रंथ किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है। आगे हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें सिर्फ हिंदी कवियों को ही स्थान मिला वह इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो वह शिव सिंह सरोज है। अगला इसका महत्वपूर्ण तथ्य है शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। यानी शिव सिंह सेंगर कृत इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। सभी पॉइंट को देखते जाएंगे, सभी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम शिव सिंह सरोज में क्या क्या देखे? सबसे पहले यह हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, तो वहाँ बहुत लोग तुरंत गारसा द तासी को जो रचना है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी को टिक मारकर आ जाते हैं। आपको याद रखना होगा वह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अगर हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का अगर प्रथम इतिहास ग्रंथ की बात हो तब आपका आंसर क्या होगा? शिव सिंह सरोज। आगे बढ़ते हैं, अब अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ को देखते हैं। अगला ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें वर्नेक्यूलर छूट गया है टाइपिंग में, आपको ऐसे पढ़ना है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें देखिए इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जो हैं वे जॉर्ज ग्रियर्सन हैं और यह हिंदी साहित्य का तीसरा इतिहास ग्रंथ है। अब इसके रचना काल क्या है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1888 ईस्वी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है। इसकी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। इसकी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। इसमें कौन सा पद्धति अपनाई गई है? यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति के आधार पर कवियों का उल्लेख किए हैं? तो देखिए इसमें उन्होंने गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर का वर्णानुक्रम पद्धति को न अपनाकर उन्होंने
कालानुक्रम यानी उन्होंने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया, यानी काल के आधार पर, यानी जो कवि जिस काल का है उसके आधार पर उनका वर्णन किए। यहाँ देखिए, इसमें कुछ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी देख ले कि इस ग्रंथ का, यहाँ देखिएगा, इसको पढ़ लेंगे। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में किए। यानी इनका जो रचना है, इनका जो इतिहास ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अनुवादक कौन है? तो किशोरी लाल गुप्त है। उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इसका अनुवाद 1957 ईस्वी में किए। आगे बढ़ते हैं, और इसमें आगे और भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी का पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसमें काल विभाजन किया गया वह कौन सा है? तो वह है जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यानी यह जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, यह इतिहास ग्रंथ में हिंदी का जिसमें सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास किया गया। यानी प्रश्न आता है कि वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन करने का प्रयास किया गया है? तो वह है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किनकी रचना है, यानी किनकी यह इतिहास ग्रंथ है? तो यह है जॉर्ज ग्रियर्सन का। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन को काल विभाजन करने का श्रेय प्राप्त है। जॉर्ज ग्रियर्सन को प्रथम काल विभाजन करने का श्रेय प्राप्त है। कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि वह कौन सा विद्वान है जिसने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया? तो वे आपके आंसर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे है, इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने 952 कवियों को स्थान दिया। इस ग्रंथ में, यानी कौन से ग्रंथ? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने 952 कवियों को स्थान दिया। ग्रियर्सन ने 952 कवियों में से 886 कवियों को शिव सिंह सरोज से लिए। शिव सिंह सरोज की जो रचना थी जिसमें कितने कवि थे? 1003 कवि थे। उन्हीं 1003 कवियों में से 886 कवि वे वहीं से लिए। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के जो 952 कवियों का उनके इतिहास ग्रंथ में उल्लेख है, उसमें से 886 कवि जो हैं वे शिव सिंह सरोज से लिए हुए हैं। आगे है, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। कब? तो 1888 ईस्वी में। फिर से देखिए, इसको फिर से देखिए, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सच्चे अर्थों में। अभी हम जॉर्ज ग्रियर्सन का ही इतिहास ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। सच्चे अर्थों में यह हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में यह हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं कि सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो आपका आंसर वहाँ गारसा दत्तासी का न होकर जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ कौन सा होगा? तो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। आगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल नाम दिया। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आगे, इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा। इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा। आगे, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा? तो ग्रियर्सन ने अपनी इस रचना में भक्ति काल को
सवर्ण काल कहा? परीक्षा में प्रश्न आता है, भक्ति काल को सवर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण रचना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ 3 इसके रचनाकार है, यानी इसके लेखक 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इससे कोई ऐसा परीक्षा ना हो जिसमें इससे प्रश्न नहीं आते हैं। कई बार तो प्रश्न ये मिश्र बंधुओं से भी आ जाते हैं कि इनमें से कौन से हैं जो मिश्र बंधु नहीं हैं। तो बहुत लोग गलत टिक मार कर आते हैं, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इनको क्या कहा जाता है? मिश्र बंधु कहा जाता है। ये सभी क्या थे? ये सभी सहोदर भाई थे। ये सभी भाई थे और तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद की रचना की। इनका एक और महत्वपूर्ण रचना है, बताइए वह कौन सी रचना है जो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो वह रचना है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न, जिसने इन्होंने 9 महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख किए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद, रचनाकार इसके कौन है? लेखक तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों को क्या कहा जाता है? तो मिश्र बंधु भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यह रचना का प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मिश्र बंधु विनोद की भाषा क्या थी। तो मिश्र बंधु विनोद की जो भाषा थी वह हिंदी थी। कौन सी पद्धति अपनाई गई? तो मिश्र बंधु विनोद में भी कालानुक्रम की पद्धति अपनाई गई, यानी इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन की ही पद्धति को अपनाया। आगे देखिए, इस ग्रंथ में 4551 कवियों का विवरण है। ऐसी लगभग 5000 कवि माने जाते हैं। लगभग 5000 कवि भी बहुत सारे पुस्तकों में मिलती है। तो इसे याद रखिएगा, इस इतिहास ग्रंथ में 4591 कवियों का विवरण है। आगे है, इस ग्रंथ में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है। इस ग्रंथ में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में बांटा? तो 5 कालखंडों में बांटा। आगे देखिए, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा था? आरंभिक काल कहा था। याद कर लीजिएगा, अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल कहा था। वहीं मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा? तो आरंभिक काल कहा। उसके बाद देखिए, आगे है एक और महत्वपूर्ण रचना जो हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। चलिए, आ गया इतिहास ग्रंथ, वह हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ। रचनाकाल यानी लेखक इसके कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके रचनाकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के जो लेखक हैं वे कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय इतिहासकार माने जाते हैं। आलोचना के भी क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान है। आलोचना के क्षेत्र में भी ये बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब देखिए, प्रकाशन काल क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी, जबकि इसका संशोधित प्रकाशन जो है 1940 ईस्वी है। इसे याद कर लीजिएगा, इसका जो प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी है, परंतु इसका जो संशोधित प्रकाशन काल है वह
1940 है। उसके बाद इसकी भाषा क्या है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास की जो भाषा है वह हिंदी है। कौन सी भाषा है, हिंदी है। उसके बाद देखिए पद्धति क्या है, तो इसमें विधेयवादी पद्धति को अपनाया गया है। इसमें कौन सा पद्धति को अपनाया गया है, तो विधेयवादी पद्धति को अपनाया गया है। परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सी पद्धति अपनाई, तो विधेयवादी पद्धति अपनाई। भाषा क्या थी, हिंदी। प्रकाशन काल क्या है, 1929 ईस्वी, जबकि संशोधित प्रकाशन इसका क्या है, 1940 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने, यानी अभी हम हिंदी साहित्य का इतिहास को ही देख रहे हैं, आचार्य शुक्ल ने अपने इस ग्रंथ में 1000 कवियों को स्थान दिया। आचार्य शुक्ल ने अपने इस ग्रंथ में 1000 कवियों को स्थान दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में बांटा, तो 4 कालखंडों में बांटा। कितने कवियों को स्थान दिया, तो 1000 कवियों को स्थान दिया। आगे देखिए, शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद के 5000 कवियों में से 1000 कवियों को ही अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया। तो कह सकते हैं शुक्ल जी ने जो कवियों को लिए थे वे किनके ग्रंथ से लिए थे, तो मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ से लिए थे। यानी मिश्र बंधु विनोद ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया। उसी में से 1000 कवियों को ही अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थान दिया। उसके बाद देखिए इस ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ हुआ था, तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हुआ था। इस ग्रंथ का जो प्रकाशन जो हुआ था वो किसके माध्यम से हुआ था, तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं हिंदी साहित्य के इस इतिहास ग्रंथ से जुड़े हुए। उसके बाद देखिए इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से हुआ था, लेकिन बाद में स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अर्थात इस पुस्तक का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से हुआ था, लेकिन बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। आगे शुक्ल ने 12 वीर ग्रंथों का आधार बनाकर हिंदी साहित्य के जो प्रथम काल है आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। यानी शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था। आदिकाल को ही क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम काल भी कहा जाता है। अब बताइए जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा था, तो उन्होंने चारण काल कहा था। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, तो मिश्र बंधुओं ने प्रथम काल को आरंभिक काल कहा था, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा। अब यहाँ आदिकाल क्या है, तो आदिकाल बहुत ही प्रसिद्ध है ना, इसलिए हिंदी साहित्य के प्रथम काल को सर्वसम्मत से आदिकाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने कालखंडों का सीमांकन विक्रमी संवत में किया। अर्थात आचार्य शुक्ल कालखंडों का जो सीमा दे रहे थे वह ईस्वी सन में न देकर क्या ची में दिए, तो विक्रमी संवत में दिए। उसके बाद शुक्ल एकमात्र ऐसे कवि, यहाँ थोड़ा सा कवि हो गया, ऐसे लेखक इसको पढ़ेंगे, तो शुक्ल एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिन्होंने दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई। अर्थात उन्होंने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो सभी काल को 2-2 नाम दिए। यानी पहले जो नाम दिए थे बाद में आलोचकों द्वारा जब उसकी आलोचना हुई तो उन्होंने दूसरे नाम को भी स्वीकार किया। उसके बाद आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ सभी विद्वानों की दृष्टि से सर्वमान्य है। यानी इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वह सभी विद्वानों की दृष्टि से क्या है, सर्वमान्य है। यानी इसकी प्रसिद्धि सबसे अधिक मिली है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का प्रारंभ विक्रमी संवत 1050 से माना। आचार्य शुक्ल ने यानी प्रथम काल का जो प्रारंभ माने थे, यानी आदिकाल का प्रारंभ माने थे, विक्रमी संवत 1050 से माने थे। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल का नामकरण
यानी आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल जो दिया था, हिंदी साहित्य के प्रथम काल का आदिकाल का नामकरण उन्होंने वीर गाथा काल से किया था, तो उसका विरोध करने वाले एकमात्र विद्वान थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने उनके द्वारा दी गई वीर गाथा काल का विरोध किया। तब बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम क्या दिया था, तो उन्होंने ही आदिकाल नाम दिए थे। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिए थे, जबकि शुक्ल जी ने क्या दिए थे, वीर गाथा काल, जिसका विरोध कौन किए थे, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखिए इनका जो प्रमुख कथन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं हो जिसमें यह प्रश्न नहीं आता है, हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछ ही देता है। अगर आचार्य शुक्ल से जुड़ी हुई प्रश्न आया तो यह परीक्षा 100 में 90 बार पूछ ही देता है। यह क्या है, इनका एक कथन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यह देखिए यह कथन कौन सा है, तो यह कथन है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध कथन है हिंदी साहित्य में, और यह कई परीक्षा में पूछ भी चुका है। ये कथन को याद कर लीजिएगा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लेना। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किनका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे हिंदी साहित्य की अन्य प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ एवं ग्रंथकार। पहला क्या है, तज़किरा ई सुइरा ई हिंदी। तज़किरा ई सुइरा ई हिंदी, इसके रचना काल क्या है, 1848। इसके लेखक कौन है, तो मौलवी कमरुद्दीन। इसके लेखक कौन है, तो मौलवी करीमुद्दीन। इसके लेखक कौन है, मौलवी करीमुद्दीन। आगे देखिए अगली महत्वपूर्ण इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला, रचना काल क्या है, 1909। यह 2 भागों में प्रकाशित है। यह किनकी इतिहास ग्रंथ है, तो इसके लेखक जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। उसके बाद देखिए अगली रचना है, अगली इतिहास ग्रंथ कौन सा है, हिंदी नवरत्न। इसे भी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हम आपको वीडियो के पहले ही आपको बता चुके हैं यह किनकी रचना है, तो मिश्र बंधुओं की रचना है। इसमें हिंदी के 9 महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख है। इसका रचना काल क्या है, तो हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910। याद रखिएगा, हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु, हिंदी कोविद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु। आगे देखिए आगे कौन सी महत्वपूर्ण रचना है, तो कविता कौमुदी। यह भी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है जिसका रचना काल 1917 है। इसके लेखक कौन है, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इसके रचनाकार कौन है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद देखिए आगे एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसका रचना काल क्या है, 1917। इसके लेखक कौन है, तो एडविन ग्रिप्स। इसको आप कैसे याद कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आता है। एक और है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और यह है ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो दोनों में अंतर क्या है, एक में स्केच आता है, एक में हिस्ट्री आता है। तो ऐसे याद कीजिए एडविन ग्रिप्स। ग्रिप्स मतलब हर्षल ग्रिप्स। हर्षल ग्रिप्स 6 छक्का मारा भाई, उसका स्केच बना दो। हर्षल ग्रिप्स ने 6 छक्का मारा। हर्षल ग्रिप्स ने कितना छक्का मारा, 6 छक्का, याद है ना। वर्ल्ड कप में उसने 6 छक्के लगाए थे, तो 6 छक्के लगाए तो उसका स्केच तो बनता है भाई। तो ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर यानी एडविन ग्रिप्स। ग्रिप्स यानी हर्षल ग्रिप्स यानी एडविन ग्रिप्स। ये कौन है, तो ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके कौन लेखक हैं, एडविन ग्रिप्स। आगे देखिए उसके बाद है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अभी आपको बोले थे ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। तो आपको कैसे याद रखना, हम बोले थे एडविन ग्रिप्स हमें कैसे याद करना है, तो ग्रिप्स से
ग्रिप्स याद, हर्षल ग्रिप्स को याद कीजिए, और उन्होंने 6 छक्के लगाए थे, उनका स्केच बनाना अनिवार्य है। ऐसे ही आपको याद रखना है, स्केच मतलब एडविन ग्रिप्स और हिस्ट्री मतलब FEK, हिस्ट्री मतलब FEK, हिस्ट्री मतलब FEK, ऐसे याद रखना है। इसका रचनाकाल क्या है तो 1920 है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का विमर्श, यह भी एक महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जिसका रचना काल क्या है 1923। इसके रचनाकार कौन है तो इसके जो रचनाकार हैं पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसके रचनाकार कौन है तो पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। आगे देखिए, हिंदी भाषा का विकास, हम जितने भी महत्वपूर्ण रचनाओं को लेकर आए हैं जो इतिहास ग्रंथ हैं, ये इतिहास ग्रंथ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास, इसके भी रचनाकार कौन है यानी लेखक कौन है तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी भाषा का विकास यानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यानी अगर भाषा का विकास करना हो तो श्याम के पास जाओ, यानी भाषा का विकास करना हो तो श्याम के पास जाओ, तभी क्या होगा हिंदी भाषा का विकास होगा। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, परीक्षा में आ चुका है यह भी प्रश्न। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किनकी रचना है। खासकर नेट में जो परीक्षा आता है, परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसमें मिलान करने वाला जो आता है उसमें ये प्रश्न अक्सर रहते हैं। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ये किनकी रचना है तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, यह किनकी रचना है तो यह रचना सूर्यकांत शास्त्री जी का है। उसके बाद देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य जिसका रचना काल 1930, इसके कौन है, इसके लेखक भी कौन है तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। यानी हिंदी भाषा और साहित्य यानी सुंदर, यानी भाषा और साहित्य को हमको क्या करना है सुंदर करना है, तो किसके पास जाना होगा तो श्याम सुंदर के पास जाना होगा। आगे देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल, दोनों शुक्ल जी ही हैं, दोनों शुक्ल ही जी हैं। अगर आधुनिक शुक्ल जी का बात होगा तो कृष्ण शंकर, और हिंदी साहित्य का इतिहास का सिर्फ बात होगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों शुक्ल जी ही हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रचनाकाल 1938, रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उसके बाद देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य इसका रचनाकार क्या है, रचनाकाल क्या है यानी प्रकाशन वर्ष है 1941। इसके जो लेखक हैं वे कौन हैं धीरेन्द्र वर्मा, आधुनिक हिंदी साहित्य यानी धीरेन्द्र वर्मा। उसके बाद देखिए, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, प्रकाशन वर्ष यानी रचनाकाल 1939, इसके लेखक कौन है तो इंद्रनाथ मदान है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन का आ जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। सिर्फ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर लिखा होगा तो याद रखना है हमको इंद्र भगवान के पास ही जाना है, यानी इंद्रनाथ मदान के पास ही जाना है। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर यानी इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य की भूमिका, यहाँ 3 रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 3 रचना है। और ये तीनों रचना किनकी है तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये तीनों रचना किनकी है तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है, ये तीनों महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब इसका रचना काल कैसे याद करेंगे तो याद रखना भूमिका, भूमिका
यानी जब भी हम किसी लेख का प्रारंभ करते हैं तो भूमिका से प्रारंभ करते हैं। तो भूमिका मतलब पहले आता है। तो याद कर लेना हिंदी साहित्य की जो भूमिका है इनका रचना वह पहले आता है। तो उसका रचना काल क्या है 1940। बाकी जो बचे दो रचना है उसका रचना काल 52 है, 1952 1952। तो प्रारंभ पहला कौन है, तो कैसे याद रखना है, भूमिका से याद रखना है, क्योंकि भूमिका पहले आती है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका भी इनका रचना पहले आई है। तो इस इतिहास ग्रंथ के रचना काल क्या हो जाएगा, तो 1940। उसके बाद जो दो बचे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, दोनों का जो प्रकाशन वर्ष है यानी रचना काल है वो है 1952। लेखक कौन है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, इसके रचनाकार कौन है, यानी इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, इसके लेखक कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक कौन है, तो बच्चन सिंह हैं। कौन है, बच्चन सिंह हैं। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक कौन है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी है, राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, तो बच्चन सिंह हैं। ये तीनों को भी याद कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो में सभी तथ्यों को लेकर आए, कुछ भी नहीं छोड़े हैं, सब लेकर आए हैं। पूरा पढ़ने के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा से कोई भी सवाल आपके सामने आएगा, आप देखते ही उसका जवाब देंगे। यहाँ देखिए आगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये हो गया है। उसके बाद देखिए एक और इसमें रचना है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसका रचना काल कितना है, तो 2003, यानी 2003 में यह प्रकाशन इसका हुआ था। और इसके लेखक कौन है, तो सुमन राजे हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है, सुमन राजे हैं। अब आगे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन यह कैसी इतिहास ग्रंथ है, संपादित है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, यह संपादित रचना है, किनका है, तो डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, यानी यह संपादित है, और किनके द्वारा संपादित है, तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित है। अब इस क्लास का अंतिम स्लाइड, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, यह क्या है, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित है। यह भी एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है जो 16 खंडों में प्रकाशित है। इसे कहा जाता है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। अलग अलग संपादकों के द्वारा इसी का प्रकाशन किया गया है। हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा के महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को लेकर आए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, और आपको अगर बहुत अच्छा लग रहा होगा तो हमारे इस चैनल भारती विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें हौसला मिले और हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहें।